न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। जैसे कि आपने इसके नाम से ही देखा है कि इस अधिनियम का नाम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 है। यानी कि इस एक्ट का जो प्रादुर्भाव हुआ वो मजदूरी को लेकर हुआ, और वो कर्मकार जो नियोजक के अंतर्गत काम कर रहे थे, उस काम में एक मजदूर की या कर्मकार की मजदूरी क्या होनी चाहिए उसको निश्चित करने के लिए कहीं न कहीं भारत 1947 में आज़ाद हुआ, और उसके बाद हमारे बीच न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 पारित होकर आया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है वो एक्ट नंबर 11 है, और इस पर उस समय राष्ट्रपति जी ने 15 मार्च 1948 को इस पर सहमत दी। उस समय के जो राष्ट्रपति थे, प्रथम भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपने देखा कि इस अधिनियम को किस लिए बनाया गया कि ये मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को लेकर बनाया गया था। इस अधिनियम में किसी भी अधिनियम की जो उद्देशिका होती है, उस उद्देशिका से उस एक्ट के उद्देश्य का पता चलता है। जैसे कि आपने भारतीय संविधान को देखा कि भारतीय संविधान को जानने की कुंजी उसकी उद्देशिका कहलाती है। इसी प्रकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को जानना है तो उससे पहले उसकी उद्देशिका देखते हैं। तो आइए उद्देशिका देखते हैं। और उद्देशिका में आपने देखा कि कतिपय नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दरों को नियत करने का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। यानी ये नियोजन में मजदूरी की न्यूनतम दरों को नियत करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। यानी कि इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य है मजदूरों की न्यूनतम दरों को नियत करने के लिए, और वो जो ऐसे मजदूर होंगे जो कहीं न कहीं नियोजन में लगे हैं। यानी कि नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दरों को नियत करने के लिए इस एक्ट का उपबंध किया गया है। फिर आप देखते हैं कि इस अधिनियम में टोटल आपकी जो धाराओं की संख्या है, ये धारा की संख्या आप देखते हैं कि इस एक्ट में 31 है। यानी कि लास्ट धारा 31 है, यानी कि कुल धाराओं की संख्या इस अधिनियम में 31 है। फिर आपने देखा कि इस अधिनियम में एक अनुसूची दी गई है, और इसके साथ जो है भाग भी जुड़ा हुआ है। यानी कि इस एक अनुसूची और अनुसूची के अंदर आपने देखा कि दो भागों की बात की गई है। फिर आप देखते हैं इसकी पहली सेक्शन देखते हैं, अब सभी के सामने स्क्रीन पे है। और इस अधिनियम की जो पहली धारा है वो संक्षिप्त नाम और विस्तार। जैसे कि आपने देखा कि भारतीय संविधान के पहले आर्टिकल में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन जितने भी लगभग एक्ट होते हैं उनकी पहली धारा में उसका संक्षिप्त नाम और विस्तार होता है। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 393, वो भारतीय संविधान के संक्षिप्त नाम को बताता है। यानी कि इसका विस्तृत नाम जो है इस अधिनियम का जो विस्तृत किसी भी अधिनियम का विस्तृत नाम उसकी उद्देशिका होती है, और उसका संक्षिप्त नाम उस एक्ट की प्रथम धारा में दर्शाया गया है। लेकिन यह भारतीय संविधान के संबंध में ऐसा नहीं है। उसकी बात जो है 393 में की गई है। इसकी पहली धारा देखते हैं कि संक्षिप्त नाम और विस्तार। यह अधिनियम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 कहा जाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। यानी कि जो आपने देखा कि विस्तार दो तरीके से होता है, एक तो क्षेत्राधिकार के आधार पे, एक आप देखते हैं कि किसी भी अधिनियम का जो विस्तार है वो विस्तार विषय वस्तु के आधार पे होता है। तो क्षेत्राधिकार के आधार पर ये अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ, और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर विशेष अधिनियम को भी जम्मू कश्मीर को शामिल कर लिया गया, और ये एक्ट वहाँ पे भी लागू हो गया। फिर आप देखते हैं कि इसकी दूसरी सेक्शन निर्वचन खंड है, यानी परिभाषा खंड। तो इस एक्ट के अंतर्गत जो परिभाषाओं को परिभाषित किया गया है, 2A में कुमार को परिभाषित किया गया है, 2AA में वयस्क को परिभाषित किया गया है, 2B में समुचित सरकार को परिभाषित किया गया है, 2BB में बालक शब्द को परिभाषित किया गया है, 2C में सक्षम प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है, 2D में आपने देखा कि निर्वहन व्यय सूचकांक को परिभाषित किया गया है, 2E में नियोजक को परिभाषित किया गया है, और उसके बाद आप देखते हैं कि 2E में
नियोजक को और 2F में कर्मचारी को परिभाषित किया गया है। यानी कि आपने देखा कि इसमें जो परिभाषा दी गई हैं वो ई तक दी गई हैं। यानी कि आपने देखा कि पहली परिभाषा आपकी कुमार की दी गई है, दूसरा वयस्क की दी गई है, फिर समुचित सरकार की दी गई है, बालक की दी गई है, सक्षम प्राधिकारी, निर्वहन व्यय सूचकांक की बात की गई है, नियोजक की बात की गई है, और उसके बाद आपने देखा विहित विहित और अनुसूचित नियोजन के बाद कर्मचारी की परिभाषा के साथ ये एक्ट में इतनी ही डिफिनीशन दी गई है। तो पहली आप परिभाषा देखते हैं कुमार की। कुमार से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु का 14वां वर्ष पूरा कर लिया है किंतु अपना 18वां वर्ष पूरा नहीं किया। यानी कुमार किसे कहेंगे? तो कुमार से तात्पर्य इस एक्ट के अंतर्गत है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी आयु का 14वां वर्ष पूरा कर लिया है किंतु अभी 18 वर्ष का नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कुमार कहलाएगा। दूसरी जो इसकी धारा है ए वो है वयस्क की। वयस्क के आप क्या समझते हैं? ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु को 18 वर्ष पूरा कर लिया है। यानी ऐसा व्यक्ति वयस्क कहलाएगा जिसने अपनी आयु को 18 वर्ष पूरी कर लिया है। फिर आपने देखा समुचित सरकार। समुचित सरकार की परिभाषा आप विभिन्न अधिनियमों में देख चुके हैं। इससे पहले ट्रेड यूनियन एक्ट में देखा है, इससे पहले आपने देखा है औद्योगिक विवाद अधिनियम में। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी समुचित सरकार से तात्पर्य आप देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा या किसी रेल प्रशासन द्वारा या उनमें से किसी प्राधिकारी के अधीन चलाए गए किसी अनुसूचित नियोजन के संबंध में या किसी खान तेल क्षेत्र या महापत्तन के या किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम के संबंध में केंद्र सरकार अप्रेत है और किसी अन्य अनुचित नियोजन के संबंध में राज्य सरकार अप्रेत है। यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत कुछ ऐसे संस्थान हैं वो आपकी समुचित सरकार कहलाएगी। दूसरी है कि अन्य कोई अनुसूचित जो भी नियोजन है उसके संबंध में राज्य सरकार अप्रेत है। फिर आप देखते हैं कि बी में बालक की परिभाषा दी गई है। बालक से ऐसा व्यक्ति अप्रेत है जिसने अपनी आयु का 14 वर्ष पूरा नहीं किया है। यानी कुमार व्यक्ति वे है जो आपने देखा था 2A में जो 14 वर्ष का हो गया है लेकिन 18 वर्ष का नहीं है। वयस्क व्यक्ति वो माना गया है मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत जो 18 वर्ष पूरा कर लिया है, लेकिन जो बालक माना जाएगा वो व्यक्ति जो 14 वर्ष की आयु नहीं पूरा की है। इसी के साथ आप देखते हैं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 23 में भी बात की गई है कि ऐसा व्यक्ति जिसने 23 और 24 ने कहता कि ऐसा व्यक्ति जिसको कारखाने या ऐसे नियोजन में नहीं लगाया जाएगा जो उनकी सुकुमार आयु को ध्यान में रखते हुए खतरनाक हैं। तो वहाँ पे भी एज की बात जो की गई है 14 वर्ष बात की गई है। फिर आप सी में देखते हैं सक्षम प्राधिकारी से शब्द को परिभाषित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी से वह अधिकारी अभिप्रेत है जिसे समुचित सरकार ने अपनी शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित नियोजन में नियोजित कर्मचारियों को लागू निर्वहन व्यय सूचकांक को समय समय पर अभिनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया है। फिर आप देखते हैं कि डी जो निर्वहन व्यय सूचकांक से के बारे में बात करता है, किसी ऐसे अनुसूचित नियोजन में के जिसकी बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत की जा चुकी हैं, कर्मचारियों के संबंध में वह सूचकांक अप्रेत है जिससे सक्षम प्राधिकारी ने ऐसे नियोजन में के कर्मचारियों को लागू करने वाली निर्वहन व्यय सूचकांक शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अभिनिश्चित और घोषित किया है। फिर आपका डी में नियोजक की बात की गई है। ऐसा व्यक्ति अप्रेत है जो अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से एक या अधिक कर्मचारी को किसी ऐसे अनुचित नियोजन में जिसकी बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरें उस अधिनियम के अधीन नियत की जा चुकी हैं या सीधे किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से नियोजित करने और धारा 26(3) के सिवाय उसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति नियोजन के अंतर्गत आएगा जो 1, 2, 3 और 4 के अंतर्गत आता है। विहित में इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों को विहित अप्रेत है। फिर आप देखते हैं अनुसूचित नियोजन से अनुसूची में निर्दिष्ट नियोजन या प्रसंस्करण का काम की शाखा जो ऐसे नियोजन का भाग है अप्रेत है।
फिर आप जा में देखते हैं मजदूरी की बात की गई है, तो मजदूरी से धन के रूप में अभिव्यक्ति हो सकने वाला वह सभी पारिश्रमिक अप्रेत है जो नियोजन संविदा के अभिव्यक्ति या विवक्षित निबंधों की पूर्ति हो गई होती है। तो नियोजित व्यक्ति को उसके नियोजन की बाबत, ऐसे नियोजन में किए गए काम की बाबत संदेह हो और उसके अंतर्गत गृह भाटक भत्ता अथवा किंतु निम्नलिखित उसके अंतर्गत नहीं आते। यानी कि मजदूरी के बारे में यहाँ बताया गया कि जो नियोजन में अभिव्यक्ति की गई हो और उसकी संविदा के निबंधों के अनुसार उसको दी जाती है, लेकिन उसके अंतर्गत निम्न मजदूरी के अंतर्गत नहीं आती है। अगर गृहवास की सुविधा दी गई है, रोशनी, जल और चिकित्सा परिचर्चा के लिए कोई अगर व्यवस्था दी गई है, वो मजदूरी के अंतर्गत नहीं आएगी। समुचित सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा अपवर्जित किसी अन्य सुख सुविधा सेवा को, वो भी मजदूरी में नहीं आएगी। कोई ऐसा विधाय जिसका संदाय नियोजक के किसी पेंशन निधि या भविष्य निधि में सामाजिक बीमे की स्कीम के अंतर्गत किया गया, वो भी मजदूरी में नहीं आएगा। कोई यात्रा भत्ता दिया जा रहा है, रियायत मूल्य दिया, वो भी मजदूरी में नहीं आएगा। और नियोजित व्यक्ति को ऐसे विशेष व्यय चुकाने के लिए संदत्त कोई राशि जो अपने नियोजन की प्रकृति का कारण उठाना पड़े या सेवा उन्मोचन पर संदेह उपदान, ये भी मजदूरी के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी आपने देखा कि जो लोक कल्याण के लिए जो काम किए जा रहे हैं, चाहे वो गृह दिया जा रहा है नियोजक के द्वारा, चाहे वो आपको चिकित्सा सुविधा दे रहा है, कोई सुख सुविधा के लिए काम कर रहा है, आपको पेंशन दे रहा है, भविष्य निधि दे रहा है, तो ये सब चीज़ मजदूरी के अंतर्गत नहीं आएंगे। फिर आप देखते हैं कर्मचारी से क्या प्रेत है। कर्मचारी से कोई ऐसा व्यक्ति प्रेत है जो ऐसे अनुसूचित नियोजन में जिसकी बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत की जा चुकी हैं और कुशल या अकुशल शारीरिक या लिपिकीय काम भाड़े या इनाम पर करने के लिए नियोजित है, और उसके अंतर्गत ऐसा बाह्य कर्मकार आता है जिसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई वस्तु या सामग्री अन्य परिरूप करने या मरम्मत करने या अनुकूलित करने या प्रसंस्करण करने के लिए उस दशा में दे दी जाती है जिसमें कि वह प्रसंस्करण या तो उस बाह्य कर्मकार के घर में या किसी ऐसे अन्य परिसर में किया जाता है जो अन्य व्यक्ति के नियंत्रण के अधीन, किंतु इसके अंतर्गत संघ के सशस्त्र बल का कोई सदस्य नहीं आता। तो आपने देखा कि इस एक्ट में आपकी अनुसूची की बात हो गई, इस एक्ट का लागू कब किया गया और इसकी परिभाषा खंड हो गई। दोस्तों यहीं तक वीडियो रोकते हैं और अगली वीडियो में आपको मिलते हैं, जो आपका पूरा एक्ट एक साथ पढ़ा दिया जाएगा। बाय बाय।